स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय। क्लास आपकी है 12th, अध्याय 16 जैविक व अजैविक संसाधन, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या में अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हमने अभी तक जो भी अध्याय पढ़े हैं या जो भी हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, हमने जल संसाधन पढ़ा था पिछली क्लास में। उससे पहले हमने वन संसाधन पढ़ा और मत्स्य संसाधन तक जो था हमारा पूर्ण हो चुका था। और हमने जो है मत्स्य संसाधन के बाद जल संसाधन किया था हमने। और जल संसाधन को दो भाग जो हमने पढ़ा है, धरातलीय जल और भूमिगत जल। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ तक जो है आपका पूरा हो गया था, धरातलीय जल और भूमिगत जल तक। आज जो हमारा टॉपिक रहता है वह रहता है सिंचाई। सिंचाई को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए सिंचाई को, वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की परिभाषा क्या है, क्या होती है सिंचाई? तो सिंचाई वो होती है सिंचाई जब वर्षा की कमी या अभाव हो जाता है और इस कारण से शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जब हम जैसे कि अभी वर्षा का टाइम है, वर्षा का सीज़न है, अभी वर्षा से हमें जल प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक सीज़न ऐसा भी होता है हमारे यहाँ पर जब वर्षा नहीं होती है। ठीक है, वर्षा नहीं होती है तो हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो जाता है? शुष्क हो जाता है। जब मौसम शुष्क हो जाता है, वर्षा नहीं हो रही है, तो खेतों में पानी कहाँ से आएगा? खेतों को जब कृषि हम कर रहे हैं तब वहाँ पे उस समय हम जल की आपूर्ति कैसे करेंगे? जब वर्षा काल नहीं होगा, वर्षा का समय काल नहीं होगा, तब उस समय क्या करेंगे? कृत्रिम ढंग से, यानी कि उसकी जल की आपूर्ति हम एक अलग नई क्रिया के द्वारा करेंगे। और जिस क्रिया के द्वारा हम जल की आपूर्ति करेंगे खेतों में, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? सिंचाई कहलाएगी। ठीक है, अब जब हमने ये तो मान लिया कि सिंचाई जो है कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति के लिए हम कृत्रिम ढंग से जो है एक जल की आपूर्ति के लिए क्रिया है सिंचाई, जो हम शुष्क मौसम में जो है सिंचाई का यूज़ करते हैं। लेकिन वे कौन कौन से ऐसे उपकरण या यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम सिंचाई करेंगे? ठीक है तो जिन यंत्रों द्वारा हम सिंचाई करेंगे वे कौन कौन से? नदियों, नहरों, झीलों, बांध, तालाब, नालों, नलकूप, कुओं आदि से पानी बाहर निकालकर सिंचाई की जाती है। ये सिंचाई के क्या कहलाएंगे? उपकरण कहलाएंगे, जैसे रहट, चड़स, ढेकुली, डीजल पंप, विद्युत पंप। सिंचाई का जो ये हमने पढ़ा है, इसको थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट करना, इसकी परिभाषा और इसके उपकरण। आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, उनके उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना कि सिंचाई किसे कहते हैं। जब वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा के अभाव में जब शुष्क मौसम होगा, तो खेतों में हम कैसे कृषि करेंगे? कृत्रिम ढंग से जब जल उपलब्ध करवाएंगे खेतों में, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? वह क्रिया जो है हमारी सिंचाई कहलाएगी। ये जो है हमारे सिंचाई के उपकरण हैं और इन उपकरणों को जो है हमें लर्न करना है। ठीक है, तो सिंचाई की परिभाषा और ये सारे उपकरण। आगे देखो, सिंचाई की आवश्यकता। हमें सिंचाई की आवश्यकता ही क्यों हुई? अब देखो, हम कह रहे हैं कि सिंचाई के बारे में हमने पढ़ा कि अब इसकी विशेषता जो हमने जो इसकी परिभाषा जो पढ़ी है, यही इसकी आवश्यकता के लिए यही इसकी आवश्यकता को भी बता रहा है कि हम सिंचाई किस लिए कर रहे हैं। पहली चीज़ पढ़ते हैं हम, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से उत्पादन की अधिक आवश्यकता है। ऐसा होता कि अभी जैसे कि मैं सिर्फ एक वर्षा काल का जब हो तभी मैं सिर्फ है ना खेती करूँ, उसके बाद में नहीं करूँ, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर 4 मंथ का टाइम पीरियड होता है वर्षा का, तो इस 4th मंथ में ही अगर मैं उस वर्षा के कालीन समय में ही अगर मैं कृषि करूँगी और बाकी समय काल में मैं कृषि नहीं करूँगी, तो क्या होगा? उत्पादन कम होगा। और जिस प्रकार से हम जनसंख्या का जो खंड वो पढ़ रहे हैं, जनसंख्या को लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है हमें जनसंख्या का प्रभाव देखने को मिलता है। देखो, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उत्पादन तो अधिक होना चाहिए। जब मैं सिर्फ वर्षा काल में ही अगर कृषि करूँगी और बाकी के समय में कृषि नहीं करूँगी, तो इससे क्या होगा? सभी लोगों को जो है खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है हमें 12 के 12 महीने जो है कृषि करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है एक जनसंख्या भी कारण रहती है हमारी सिंचाई की आवश्यकता में। दूसरा है वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता एवं बौछार के रूप में होने के।
अब जाहिर सी बात है कि वर्षा की अनिश्चितता, क्योंकि एक तो जनसंख्या हो रही है तो उत्पादन ज़्यादा चाहिए, 12 महीने कृषि करनी पड़ेगी। अब 12 महीने कृषि करने के लिए जल की ज़रूरत होगी, और जल तो सिर्फ 4 महीने प्राप्त हो रहा है वर्षा से हमें, बाकी समय में हमें वर्षा प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं प्राप्त हो रही है वर्षा बाकी महीनों में? क्योंकि वर्षा क्या हो रही है, अनिश्चित है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, अनियमितता यानी कि कंटिन्यूटी, निरंतरता नहीं है उसमें। और ये क्या हो रही है, बौछार के रूप में हो रही है। एक आप एक पौधे को पानी पिलाते हो, एक आप उस पर छिड़काव करो और एक उसको आराम से पानी डालो उस पर, तो आपको दोनों में अंतर दिखेगा। ठीक है, तो जो हम बौछार के रूप में जो बारिश का पानी मिलता है वो कृषि के लिए एक सही नहीं होता है। तो एक यह भी कारण रहता है कि वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता बौछार के रूप में ये कारण रहता है सिंचाई के लिए। अगला रहता है वर्षा का असमान वितरण एवं मौसमी होने से। आप ये सभी बात जानते हैं, हमने वर्षा का जो है किस प्रकार से वर्षा मानसून के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखे हैं हमने। ठीक है, तो जब हमने मानसून के बारे में पढ़ा, वर्षा के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा, हम अगर एक पर्टिकुलर एक स्टेट भी लेते हैं, अगर हम राजस्थान स्टेट भी लेते हैं, तो अभी आप देखोगे कि हर एक समय वर्षा जो है अलग अलग जगह आपको एक समान रूप से नहीं दिखेगी। कहीं पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा ही वर्षा हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई है, एक वर्षा कैसी हो गई है, मौसमी हो गई है। ठीक है, तो वर्षा का क्या हो रहा है, असमान वितरण, मतलब कि समान रूप से क्या नहीं है, ये वितरित रूप में नहीं है, इसकी समानता नहीं है वर्षा की। अब अगर हम राजस्थान के, अगर हम अपने एक स्टेट में ही देखें, अपने हम जिले डिस्ट्रिक्ट में ही देखें, तो डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में वर्षा हो रही है और अगर हम दूसरी जगह देखते हैं तो वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, एक क्षेत्र में, एक डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो जब इस प्रकार का वर्षा का असमान वितरण पूरे एक देश में अलग अलग स्टेट में देखते हैं, तो वर्षा का प्रभाव ये एक सिंचाई की आवश्यकता के लिए देखा जाता है। गहन कृषि एवं बहुफसलीकरण व्यवस्था के लिए सिंचाई की आवश्यकता हमें एक गहन कृषि यानी कि कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, और बहुफसलीकरण यानी कि एक फसल नहीं, फसलों की अलग अलग विभिन्न, जैसे कि मैं एक ही समय में, जैसे कि अगर अब हम जो फसलें बोते हैं कैसे, एक ऋतु के अनुसार बोते हैं कि इस मौसम में ये फसल हो सकती है, इस मौसम में ये फसल हो सकती है। लेकिन अगर सिंचाई होगी तो हम वो बारिश में हम जो उत्पादन कर रहे थे वह हम बिना बारिश के भी वो उत्पादन कर सकेंगे उस फसल का। तो एक बहुफसलीकरण यानी एक से अधिक फसलों का जो है कृषि करना, उसका उत्पादन करना। ठीक है, इसलिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला देखो, कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल ले लो आप, गन्ना ले लो आप, तो इनको क्या होता है, जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब जैसे कि जिन क्षेत्रों में ये उत्पादन होता है चावल का या गन्ना का, आपको अभी आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, नहीं भी मिलेगा तो आपको उसके बारे में नॉर्मल जो है बेसिक जानकारी है कि गन्ने को और चावल ऐसी फसलें हैं जिनको पानी सर्वाधिक चाहिए होता है, और ये फसलें भी वहीं ज़्यादातर होती हैं जहाँ पर पानी वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो जब हम गन्ने को और ले रहे हैं चावल को, ये ऐसी फसलें जहाँ पर क्या होती हैं अधिक, तो ऐसे अगर मैं ऐसे स्थान पर उनको फसलों का जो है कृषि करूँ, उत्पादन करूँ जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो मुझे वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे देखो, सूखे की समस्या के समाधान के लिए, जैसे कि अगर हम पश्चिमी राजस्थान को देखते हैं तो वहाँ पर सूखे का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेगी हमें, पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, सूखा अधिक देखने को मिलता है, और सूखे की समस्या का समाधान क्या होगा, सिंचाई। आगे देखो, नए व संकर बीजों के लिए अधिक व समय पर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो संकर बीज होंगे, नए बीज होंगे, उनके लिए उनके समय पर जो है जल की आवश्यकता होती है। अब बारिश का इंतजार करने थोड़ी बैठेंगे कि बारिश होगी तब मैं इन बीजों का उत्पादन करूँगी, तो उस समय उसका जो होता है उस बीज का, तो उसी समय में बोने के लिए जो है हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। आगे देखो, व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई एकमात्र साधन है। अगर व्यावसायिक फसलों में उत्पादन, जैसे कि जो फसल सर्वाधिक उस फसल का निर्यात होता है हमारे देश से, जो सिर्फ हमारे भारत में होती है और बाहर देशों में नहीं होती है, तो उस फसल का उत्पादन करने के लिए, उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो व्यावसायिक फसल जो होगी, तो उसकी वृद्धि के लिए भी हमें सिंचाई क्या होगा, एकमात्र साधन होगा। शुष्क क्षेत्रों में फसलों उत्पादन के लिए, जो शुष्क क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ वर्षा कम हो रही है, वहाँ पर भी फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। आगे देखो, मिट्टी की प्रकृति एवं चारागाह के विकास के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होगी। ये वैसे तो इन सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, वैसे इतने समझाने वाले भी नहीं थे, आप समझ सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाया क्योंकि आपका जो है ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको आगे धीरे धीरे जो है समझने में मदद करेगी, जो भी चीज़ें आएगी। ठीक है, तो इनको एक अच्छे से पढ़ना, रिवाइज़ करना इनको,
जहाँ समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आवश्यकताएं हो गई सिंचाई की। आगे देखो इतिहास, ये सिंचाई कहाँ से आई है, इतिहास पढ़ रहे हैं हम सिंचाई का। देखिए आगे, भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई के विभिन्न साधन काम में लिए जाते हैं। वैदिक काल में नहर के लिए कुलिया और कुएं के लिए अवर शब्द प्रयुक्त किया गया है। ये हम पढ़ रहे हैं इतिहास में सिंचाई को, तो कब से चला आ रहा है ये जो है हमारा सिंचाई जो है वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक काल में जो है जो नहर, जो हम आज वर्ड यूज़ करते हैं नहर, उस समय उसको क्या कहा जाता था, कुलिया। और कुएं के लिए क्या शब्द था, नहर को तो कहा गया था वैदिक काल में कुलिया, और कुएं के लिए क्या शब्द है, अवर। तो कुएं को तो हम क्या बोल रहे हैं, अवर, और नहर को हम क्या बोल रहे हैं, कुलिया। आगे देखिए आप, मेगास्थनीज के विवरण अनुसार चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने पर्वतीय नदी गिरनार गुजरात में बांध बनाकर सुदर्शन नामक झील बनवाई थी। जो हम मौर्य काल पढ़ते हैं, और मौर्य काल में जो हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है आपको सभी को पता है कि मेगास्थनीज जो है राजदूत के रूप में आए थे। तो चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त। उसने, ये मेगास्थनीज ने विवरण दिया है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने पर्वतीय नदी पर गिरनार गुजरात में बांध बनाकर सुदर्शन झील बनवाई थी। कालांतर में फिर सम्राट अशोक का टाइम पीरियड था, उस समय क्या हुआ था, सिंचाई से संबंधित क्या चीज़ें हुई थी, उस समय इस झील में क्या बनवाई गई, नहरें। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था बांध, और अशोक ने बनवाया है नहरें। चाणक्य ने ईसा पूर्व गुप्त काल में कहा था कि सेतु बंध कृषि के आधार होते हैं, इनके नहीं होने से बाढ़ आ जाती है तथा वे गांवों को बहा कर ले जाती हैं, इससे जनधन की हानि होती है। इस बात को सभी जो है भलीभांति जानते हैं। आगे देखिए आप, भारत में कावेरी नदी पर ईसा की दूसरी शताब्दी में सिंचाई के लिए 300 मीटर लंबा, 12 से 18 मीटर चौड़ा, 5 से 6 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया, जो संसार के प्राचीनतम बांधों में से एक है। ठीक है, तो कावेरी नदी पे ये बनाया गया ये बांध है, जो प्राचीनतम बांधों में से एक बताया जा रहा है आपका। ठीक है, आगे देखिए आप, देश की वर्तमान में सही अर्थों में कुल कृषि भूमि के लगभग 60% सिंचाई में सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तरी भारत में नहरों, कुओं और नलकूपों से, दक्षिणी भारत में तालाबों और नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो है उत्तरी भारत में किसका हो रहा है, नहरें, कुओं से और नलकूपों से, और दक्षिणी भारत में तालाबों से और नहरों से। ठीक है, ये थोड़ा लाइन अंडरलाइन करना है इनको, आप ये इनको जो है ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये इतना इतना। ठीक है, ये थोड़ा आपको देख लेना है इसको एक बार। आगे देखिए, सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, सिंचाई के साधन ये सभी जानते हैं, इसको मुझे ज़्यादा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। सिंचाई के साधन धरातल को कौन से हैं, भूमिगत कौन से। धरातल पर नहरें होती हैं, तालाब होते हैं। नहरें भी नित्यवाही और अनित्यवाही। तालाब प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं। या तो प्राकृतिक रूप से तालाब बन जाते हैं या मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उनको कृत्रिम बोला गया है। भूमिगत जल में कुएँ और नलकूप। कुएँ जो हैं पक्का कुआँ, कच्चा कुआँ। नलकूप जो हैं खुले व बंद। ये थे आपके सिंचाई के साधन। आपको क्या करना है, यहाँ तक जो है आपका जो चैप्टर स्टार्ट से लेके यहाँ तक आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपका फिर से जो है आप पीछे जो आगे पढ़ रहे हो तो पीछे आप भूलो नहीं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो रहेगा हमारा क्लास में जल की समस्या को पढ़ाएंगे, और जल का संरक्षण और प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।